students, welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class, I am going to progress a very important poem, and the poem name is What to the West Wind, which is written by the great romantic poet P.B. Shelley. Student, this is the second canto of the poem because I have told you that this poem divided into 5 cantos. फर्स्ट कैंटो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें वेस्ट विंड का इम्पैक्ट दिखाया है अर्थ पे. यहाँ पावर ऑफ वेस्ट विंड दिखाया गया है कि वेस्ट विंड का क्या पावर रहता है. तो फर्स्ट स्टेंजा में इसने पूरा कंप्लीट अर्थ पे क्या इम्पैक्ट रहता है वेस्ट विंड का. वेस्ट विंड चलती है तो अर्थ पे जो भी ड्राई लीव्स है उनको वो उड़ा के ले जाती है. उसका कंपैरिजन किया गया है वेस्ट विंड का लाइक एन एन्चेंटर. उसको एक एन्चेंटर, एक जादूगर बताया गया कि जैसे जादूगर जो है वो अपने जादू से उड़ाकर ले जाता है डेड बॉडीज़ को, वैसे ही क्या करती है वेस्ट विंड भी अपने साथ जो है ड्राई लीव्स को उड़ाकर ले जाती है. उसके अलावा वो जब चलती है साथ वेस्ट विंड, जब तेज़ हवा चलती है तो ड्राई लीव्स के साथ वो सीड्स को भी उड़ा के ले जाती है. सीड्स मतलब जो बीज होते हैं उनको उड़ा के ले जाती है और उनको ज़मीन के नीचे डाल देती है, तो उससे वो स्प्राउट्स हो जाते हैं. तो वो फर्स्ट जो स्टेंज है उसमें वेस्ट विंड को एक डिस्ट्रॉयर और एक प्रिजर्वर दोनों तरह से बताया गया है. मतलब वो बर्बाद कर देने वाली भी है और वो कुछ अच्छा कर देने वाली भी है. जो वेस्ट विंड है दोनों बात उसकी बताई गई है. लास्ट में ओ हियर के साथ जो है हमारा कैंटो ख़त्म हो रहा है एक इवोकिंग जो है वर्ड्स के साथ. तो इसका मतलब एक तरह से पर्सोनिफिकेशन किया गया वेस्ट विंड का. अब हम सेकेंड स्टेंजा पे बात करते हैं. लेट्स बिगिन. Thou on whose stream, mid the steep sky's commotion, loose clouds like earth's decaying leaves are shed, shook from the tangled bows of heaven and ocean. Angels of rain and lightning, there are spread on the blue surface of thine air surge, like the bright hair uplifted from the head of some fires minute even from the dim verge of the horizon to the zenith's height. The lock of the approaching storm, thou dirge of the dying year, to which this closing night will be the dome of a vast sepulchre, will be the vaulted with all thy congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst over here. तो फर्स्ट कैंटो में बताया था वेस्ट विंड का अर्थ पे इम्पैक्ट. सेकंड स्टेंजा में सेकंड कैंटो में बताया जा रहा है वेस्ट विंड का स्काई में इम्पैक्ट क्या रहता है. हवा, तेज़ हवा के चलने से, पश्चिमी हवा के चलने से स्काई में क्या इम्पैक्ट होता है. सो देखो, दाव ऑन वूज स्ट्रीम, जब तुम अपनी तेज वेग से चलती हो, धारा से चलती हो. स्ट्रीम इन द सेंस वेग या धारा. जब तुम अपनी तेज वेग से चलती हो, धारा से चलती हो, मिड द स्टीप स्काई कमोशन, तो स्काई में क्या होता है, एक कमोशन हो जाता है, हलचल मच जाती है. स्टीप स्काई कमोशन मतलब आसमान में एक हलचल मच जाती है जब तुम अपने तेज वेग से चलती हो. लूज क्लाउड्स लाइक अर्थ्स डाइंग लीव्स आर शेड, और जो बादल हैं आकाश में वो कैसे हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं. ठीक है, और लूज होके वो एक कैसे बन जाते हैं, जैसे धरती पर डिकेइंग लीव्स, धरती पर जब लीव्स जो मरी हुई पत्तियां बोल सकते हो या डिके हुई भी पत्तियां बोल सकते हो या सूखी पत्तियां बोल सकते हो, जैसे फैली हुई थी और जब वेस्ट विंड चली तो वो उन पत्तियों को अपने साथ उड़ा कर ले गई. वैसे ही क्या होता है जब तुम तेज़ चलती हो, तेज़ वेग के साथ चलती हो, तो स्काई में भी हलचल मच जाती है, आकाश में भी हलचल मच जाती है. और ऐसा लगता है जैसे कि जो क्लाउड्स है, लूज क्लाउड्स लाइक, यहाँ कंपैरिजन किया गया है क्लाउड्स का अर्थ्स डिकेइंग लीव्स, अर्थ की डिकेइंग लीव से कंपैरिजन किया गया है, सिम्बली का यूज हुआ है. सो अर्थ्स डिकेइंग लीव्स आर शेड, तो तुम क्लाउड को भी उन पत्तियों के जैसा बना देती हो, इधर उधर अपने साथ उड़ा कर ले जाती हो, जो क्लाउड्स लूज हो जाते हैं. ठीक है. शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशन, और वो जो पहले क्लाउड्स कहाँ लटके हुए थे, कहाँ से हिल रहे थे, शुक हिल रहे थे फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन. हियर इज द टू ट्रीज, हेवन एंड ओशन, एंड clouds are the leaves of two trees, heaven and ocean. यहाँ बादलों को दो पेड़, एक है heaven in the sense sky और ocean मतलब समुद्र. यहाँ बादलों को दो पेड़ों की पत्तियाँ बताया गया है, मतलब आकाश की और समुद्र की पत्तियाँ बताया गया है. तो ये बादल कहाँ अपने आप को शुक करते हैं, हिलाते रहते हैं, अपने आकाश में और ओशन में, ठीक है, समुद्र में हिलाते रहते हैं. तो वहाँ से शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बोज ऑफ हेवन एंड ओशन, अपने झुंड के साथ
वो वहाँ शुभ करते रहते हैं। तो तुमने क्या किया, तुम्हारे तेज वेग ने उनको लूज कर दिया, उनको स्कैटर्ड कर दिया, वो इधर उधर फैल गए तुम्हारे तेज चलने से। आई होप आपको इतनी 3 लाइनों का मीनिंग समझ में आया होगा। यहाँ पोएट ये बोल रहा है कि अर्थ पे तो इम्पैक्ट रहता ही है वेस्ट विंड का, पर स्काई पे भी होता है, और जब स्काई पे इम्पैक्ट होता है वेस्ट विंड के चलने से, तो स्काई में भी हलचल मच जाती है। जब तुम तेज वेग से चलती हो, मैंने आपको बताया यहाँ पर्सोनिफिकेशन किया गया है वेस्ट विंड का, उसको बार बार इवोकिंग वर्ड्स के साथ, और ओ हियर या दाओ, दाओ मतलब तुम, ये सब आर्किक लैंग्वेज है दाओ वगैरह। तो यहाँ पे वेस्ट विंड को बोला जा रहा है कि जब तुम अपनी तेज वेग के साथ चलती हो तो तुम स्काई में भी हलचल मचा देती हो, और जो बादल है वो लूज हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। जैसे कि अर्थ पे तुमने सूखी पत्तियों को उड़ाया था, वैसे ही तुम बादलों को भी इधर उधर स्कैटर्ड कर देती हो, फैला देती हो। और वो बादल कहाँ रहते हैं, शुक फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशन। हेवन और ओशन पे वो बादल अपने आप को हिलाते रहते हैं, मतलब ये 2 पेड़ हो गए बादलों के, और ये बादल जो है पत्तियों के समान हो गए इन 2 पेड़ों की। कौन से पेड़, हेवन और ओशन। उसके बाद बताया जा रहा है एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग, और बादलों को एंजल्स भी बताया जा रहा है, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। बादल जो होते हैं वो बारिश के और लाइटनिंग के साथ आते हैं, उनके एंजल्स के जैसे होते हैं, एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग। अगर बादल हो जाते हैं तेज तो बिजली भी गिरती है, आपको पता है बिजली चमकती रहती है बादलों में, आकाश में। उसके अलावा बारिश होती है जब बिजली चमकती है। तो एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटनिंग बताया गया है बादलों को। उसके अलावा देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयर सर्ज, और तेज हवा के चलने से, तुम दाइन मतलब तुम्हारे तेज चलने से, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस, तुम एक ब्लू सरफेस बना देती हो, ठीक है, एक ब्लू फिल्म सी बन जाती है, ओशन के ऊपर बोल सकते हैं हम, ब्लू फिल्म सी बन जाती है। देयर आर स्प्रेड, तुम फैल जाती हो, ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एयर सर्ज, तुम्हारे तेज चलने से जो है क्लाउड्स जो हैं वो फैल जाते हैं एक ब्लू सरफेस पे, एक ओशन के ऊपर एक ब्लू फिल्म की तरह। लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मैन। और अब कंपैरिजन किया गया है बादलों का किससे, लाइक मतलब सिमिली का यूज हुआ है, लाइक द ब्राइट हेयर, किसके चमकीले बाल, अब अपलिफ्टेड, अपलिफ्टेड मतलब ऊपर की ओर उठे हुए बाल, ठीक है, फ्रॉम द हेड अपने सर से ऊपर की ओर बाल उठे हुए, ब्राइट हेयर ऑफ सम फायर्स मिनट, फायर्स मतलब भयानक, मिनट जो है एक वर्शिपर का नाम है, वर्शिपर ऑफ बेकस। बेकस जो है वो वाइन का देवता माना जाता है। अगर आपने फर्स्ट ईयर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से की है तो आपके जो है अलेक्जेंडर्स फीस्ट एक पोयम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉन ड्राइडन की। सो उसमें बताया गया है अलेक्जेंडर्स फीस्ट में कि जो एक बेकस वाइन का देवता बताया गया है, जब वो आता है तो ट्रम्पेट बजाओ, ठीक है, वो पर्पल कलर की ड्रेस में आ रहा है, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम है अलेक्जेंडर्स फीस्ट। तो वहाँ आपने बेकस का नाम ज़रूर सुना होगा। तो यहाँ मैनेट को वर्शिपर ऑफ बेकस बताया गया है। तो ये बोल रहा है कि तुम उसके जैसे, ये जो बादल है, कैरी द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फायर्स मैनेट, जैसे कि एक भयानक वर्शिपर किसकी, जिसका नाम है मैनेट, जो कि बेकस की मतलब जो है शराब के देवता की जो पुजारन है, वो जैसे भयानक है बिल्कुल, और उसके ब्राइट हेयर ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं उसके सिर से। वैसे ही क्या होता है, क्लाउड्स जो है तुम्हारे तेज चलने से बादल जो है वो ओशन से ऊपर की ओर हो जाते हैं। कैसे, इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट, जैसे क्षितिज से जेनिथ हाइट ऊपर की ओर चले जाते हैं, क्षितिज हॉरिजन से कहाँ, जेनिथ की ओर चले जाते हैं, ठीक है। इवन फ्रॉम द डिम वर्ज, अपने डिम वर्ज में, ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ साइड, जैसे कि मैनेट के बाल ऊपर की ओर अपलिफ्टेड रहते हैं ब्राइट हेयर, वैसे ही जो क्लाउड्स है वो ओशन से ऊपर की ओर जेनिथ हाइट पे चले जाते हैं, ठीक है। आपको ये कंपैरिजन समझ में आ गया कैसे हुआ। उसके बाद बता रहा है द लॉक ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और वो क्या करते हैं अपने साथ एक, देखो नीचे क्यों आता है, यहाँ पूरा वाटर साइकिल दिखाया गया है। आपने बचपन में वाटर साइकिल पढ़ा होगा कि बारिश कैसे होती है, वो इसमें पूरा अच्छे से बताया गया है कि बादल जो है नीचे आते हैं, नीचे से पानी इकट्ठा करते हैं, भर के ले जाते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर बारिश होती है, रेन होती है। तो यहाँ वही सब बताया गया है इनडायरेक्टली इस पोएम में। तो अब क्या हो रहा है, वो हॉरिजन से जेनिथ साइड पे गए, तो हॉरिजन क्या हुआ हमारा ओशन, जेनिथ साइड क्या हुआ हमारा स्काई, आकाश हो गया। तो वो ओशन से आकाश की ओर गए हैं,
फिर ओशन से आकाश की ओर गए तो वो अपने साथ क्या ले गए, पानी भर के ले गए। तो पानी कैसे करके ले गए, तो लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, लॉक अपने आप में एक ताला लगाकर ले गए अप्रोचिंग स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आपको सबको पता है स्टॉर्म का मतलब क्या होता है, कि बहुत ज़्यादा तूफान आ जाना। जैसे अप्रोचिंग स्टॉर्म मतलब रेन, बहुत सारा पानी भर के ले गए और एक तूफान के जैसा उन्होंने अपने आप में लॉक कर लिया पानी। दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर, डर्ज होता है शोक गीत, किसी की मृत्यु पर गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे डर्ज बोलते हैं। ऑफ द डाइंग ईयर, है ना। और अब क्या होता है, जब तुम ये पूरा सीनरी जो है ऐसा लग रहा है कि ये शोक गीत है, तुम शोक गीत गा रही हो, ये सब करके ऐसा लग रहा है। वेस्ट विंड को कह रहा है यहाँ, बार बार तुम ये चीज़ दिमाग में रखना कि पोएट वेस्ट विंड को बोल रहा है कि ये सब जब हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि तुम शोक गीत गा रही हो ऑफ द डाइंग ईयर, डाइंग ईयर के शोक गीत गा रही हो। तो आप सबको पता है कि जो हमारा ऑटम का टाइम है, शरद ऋतु का टाइम जो है वो कब आता है, नवंबर दिसंबर में। नवंबर दिसंबर के बाद में हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाता है। तो नवंबर दिसंबर का जो टाइम है वो क्या हो गया हमारा, डाइंग ईयर। तो तुम मरने वाले साल के लिए यहाँ एक तरह से ईयर का पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया है, डाइंग उसको बोल के। तो तुम मरने वाले साल के लिए जैसे शोक गीत गा रही हो, ये सब करके। To which disclosing night will be the dome of a vast sepulchre vaulted with all the congregated might of the vapors। अब क्या हो रहा है, to which disclosing night, और इस रात में जब जो साल है वो जब समाप्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, तो उस क्लोजिंग नाइट में, उस लास्ट रात में, will be the dome of a vast sepulchre, एक बड़ा सा डोम बन जाता है, गुम्बद बन जाता है बादलों का। ऊपर अगर हम कभी देखेंगे जब बारिश आने वाली होगी तो हमें एक बादलों का गुम्बद जैसा नजर आएगा। विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सर्चर वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रेटेड माइट, और सर्चर मतलब इसका वाष्प का बिल्कुल गुम्बद सा बन जाता है। वॉल्टेड विद ऑल द कॉन्ग्रेटेड माइट ऑफ वेपर्स, वेपर्स मतलब हमारी जो बूंदें हो गई, वो जो वाष्पीकरण हो गया पूरा, यहाँ पे वो वाष्पीकरण वाटर साइकिल की तरह दिखाया गया है कि उसका गुम्बद सा बन जाता है, बिल्कुल डोम सा बन जाता है, और ऐसा लगता है कि वो डोम फटने वाला हो, और डोम फट के फिर क्या होगी, हमारी रेन हो जाएगी। ठीक है, जो क्लाउड्स हैं वो क्या करते हैं, ओशन क्लाउड्स जो है वो पत्ते हैं। इस अगर सिंपली इसका मीनिंग समझाऊँ मैं आपको, तो यहाँ बादलों को पत्ते बताया गया है, पत्ते ड्राई लीव्स बताया गया। किस पेड़ के, दो पेड़ हैं, एक हेवन और एक ओशन। हेवन जो है वो स्काई है, ओशन समुद्र है। स्काई और समुद्र जो ओशन, उन दोनों के पत्ते बताया गया है। ये दो पेड़ हैं, इनके पत्ते हैं क्लाउड्स, वो इस पे लटकते रहते हैं। और उसके बाद जब वेस्ट विंड तेज चलती है तो वो क्या करते हैं अपने ओशन, अपने हॉरिजन से जेनिथ तक वो चले जाते हैं, कभी हॉरिजन में कभी जेनिथ पे चले जाएंगे। ठीक है, और जब वो हॉरिजन में जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने साथ बहुत सारा पानी भरकर ले जाते हैं, और पानी भरकर ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा देखने में कि एक गुम्बद सा बन गया है ऊपर, है ना। उन गुम्बद में पानी भरा हुआ होगा, और वो गुम्बद एक दिन ज़रूर टूटेगा और फिर हमारे बारिश हो जाएगी। तो ऐसा सा एटमॉस्फेयर दिखाया गया है। This closing night will be the dome of a vast sepulchre, vaulted with all the congregated might of vapors, from whose solid atmosphere ब्लैक रेन, और ये सॉलिड एटमॉस्फेयर क्या करेगा, ब्लैक रेन करेगा। एंड फायर, आग, फायर का मतलब हो गया यहाँ पे जो बिजली चमकेगी। ठीक है, ब्लैक रेन, फायर एंड हेल, और ओले गिरेंगे। विल बर्स्ट ओ हियर, और तुम इन सबको गिराओगी। विल बर्स्ट ओ हियर, तुम सुनो। कौन, वेस्ट विंड को बोल रहा है। तो वेस्ट विंड को यहाँ पर्सोनिफिकेशन तो ऑब्वियसली हुआ ही है वेस्ट विंड का। और इस सेकंड कैंटो में वेस्ट विंड का इम्पैक्ट बताया गया है स्काई पे, कि बादलों पे वेस्ट विंड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो वेस्ट विंड के तेज वेग से चलने से जो बादल हैं वो इधर उधर हलचल मचाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि धरती पर सूखी पत्तियों को तुम अपने साथ उड़ाकर ले जा रही हो, वैसे ही तुमने बादलों को इधर उधर बिखेर दिया है। बादल जो है अपने दो पेड़ हेवन और ओशन, इन पे लटके हुए हैं एक ग्रुप के साथ में, टेंगल्ड, वो मतलब एक ग्रुप के साथ में जैसे लटके हुए हैं, शुक करते हैं। और तुम क्या करती हो, जब तुम चलती हो तो इनको इधर उधर बिखेर देती हो। और ये जो बादल हैं ये रेन और लाइटनिंग के एंजल्स हैं, और ये एक ब्लू सरफेस पे फैले रहते हैं जब तुम एयर सर्च, जब तुम तेज चलती हो। ये एक ऐसी लड़की के जैसे लगते हैं, एक मैरिड के जैसे लगते हैं जो अपने बालों को ऊपर की ओर
फैलाए हुए हैं। उसके अलावा ऐसा लगता है कि हॉरिजन से जनित तक इनकी हाइट है, ये वो नीचे से लेके ऊपर तक जाते हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और जब जाते हैं तो अपने आप में बहुत सारा लॉक पानी भरकर ले जाते हैं। अप्रोचिंग स्टॉर्म, ऐसा लगता है कि स्टॉर्म आ सकता है, तूफान आ सकता है। डाउटर्स ऑफ द डाइंग ईयर, और ये सब करके तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो साल समाप्त होने वाला है उसका शोक गीत गा रही हो। उसके अलावा ये जो बादल हैं, जब रात खत्म होने वाली होती है तो हमें ऐसा लगता है क्लोजिंग नाइट के टाइम या डाइंग ईयर के टाइम कि इन बादलों का एक गुंबद सा बन गया है और उन गुंबद में बहुत सारा वाष्प भरा हुआ है, और उसके बाद एक सॉलिड एटमॉस्फेयर के बाद ये गुंबद जो है फूटेगा, तो उसमें ब्लैक रेन और फायर और हेल, ओले गिरेंगे और बहुत तेज़ बारिश होगी। ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ओवर हियर, तो बहुत तेज़ बारिश होगी। सो ये मैंने आपको सेकंड कैंटो जो है और टू द वेस्ट विंड का बिल्कुल समझा दिया है। आप इस वीडियो को देखने के से पहले आप इसका फर्स्ट वीडियो जो है वो देखें, फर्स्ट कैंटो का। आपको आई होप जो ये पोएम है ये दिख रही होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपके पास बुक होगी तो आप टेक्स्ट बुक में भी निकाल सकते हैं। थैंक यू।